बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। विजन आईएएस के इस मंथली करेंट अफेयर सीरीज़ में ये हम लोग का मार्च मंथ का चल रहा है करेंट अफेयर। और पिछले दिन मैंने मार्च करेंट अफेयर में पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट किया था। उसमें जितने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं या फिर जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था, जो कि चर्चा में रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं कि आप दो वार नोट साथ में रखेंगे, एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। पीटी के फैक्ट को आप पीटी के वार नोट्स पे तैयार करेंगे और मेंस के पॉइंट को, मेंस के जो भी डेटा फैक्ट्स या जो भी नए करेंट अफेयर्स चर्चे में रहते हैं उनको क्या करेंगे, आप मेंस के वार नोट्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का जो करेंट अफेयर है मार्च का है, और मार्च में आज मैं इकोनॉमी से रिलेटेड करेंट अफेयर की चर्चा करने जा रहा हूँ। ये मेरा बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पर जो भी नए करेंट अफेयर्स जो चर्चा में रहे हैं, जो पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप उसको वीडियो को अपलोड किया जाएगा और आप उसको निरंतर देखकर उसको रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है आपका कि इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी में मार्च करेंट अफेयर में इकोनॉमी में कौन कौन से मुद्दे चर्चा में रहे हैं, जो पीटी और मेंस, जो कुछ न्यूज़ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे तो कुछ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। हाँ, एक बात और, कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे, कुछ ने मैसेज भी किया था पीडीएफ को लेकर। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। हालांकि अभी कुछ दिनों से टेलीग्राम को लेकर इशू हुआ है, तो आने वाले 2-3 दिनों में जब टेलीग्राम सही में रनवे करने लगेगा तो आप लोग को पीडीएफ उसमें डेली बेसिस पर उसमें चला जाएगा और ये भी पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि क्या क्या मुद्दा चर्चा में रहे हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर कि भारत औद्योगिक विकास योजना, सेकेंड है हम लोग को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। एक सेकेंड रुकिएगा, अब आपको क्लियर विजुलाइज हो पा रहा होगा। चलिए चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अर्धचालक के सेमीकंडक्टर के बारे में क्या है, क्षेत्रीय संपर्क योजना, संशोधित उड़ान, और कुछ सुर्खियों में रहे हुए हैं जैसे कि केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 शुरू की है। एमएसएमई के लिए म्यूचुअल फंड क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद की नई श्रृंखला जारी की गई है। तो 26 से 31 के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य के निर्धारित किए गए हैं। मुख्य उद्योगों का सूचकांक क्या है। असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण किया गया है। भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की चर्चा की गई है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, रसोई गैस की भारी किल्लत को देखते हुए बायोगैस एक विकल्प के रूप में उभर रही है। निर्यात संवर्धन मिशन ईपीएम के तहत रिलीफ पहल क्या है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का गठन किया गया है। उसके बाद सार्वजनिक अवसंरचना निवेश ट्रस्ट, भारतीय मानक ब्यूरो और नारियल। तो ये सारे फैक्ट्स हम लोग को देखने भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है पहले मैं उसको टिक आउट कर देता हूँ और उसका वीडियो मैं आज बनाने की कोशिश करूँगा। और जो बचे हुए जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उनका नेक्स्ट हम लोग अगले पार्ट 2 के फॉर्म में इसको कवर करेंगे। तो चलिए, यह है अर्थव्यवस्था में देखते हैं हम लोग कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसका चर्चा आज हम करने वाले हैं। एक है भारत औद्योगिक विकास योजना, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय संपर्क योजना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और सुर्खियों में जो रहे हैं ये है माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जीडीपी की जो नई श्रृंखला जारी की गई ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुद्रास्फीति का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है 26 से 31 तक के लिए। मुख्य उद्योगों का सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है। और असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण जो किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हम लोग का कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग का। पेट्रोलियम भंडार, ये देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निर्यात संवर्धन मिशन ईपीएम रिलीफ पहल, ये देख लेंगे। उसके बाद निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। और ये बस इतना। तो ये पार्ट आज हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने टॉपिक हुए हम लोग को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
टोटल 10 से 12 टॉपिक हुए जो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी सेक्शन में। और मैंने कल की वीडियो में जो आप देखिएगा चैनल पर अपलोड हो चुका है, मैंने ये 3 टॉपिक कंप्लीट किया था जो राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित थे। एक था आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अभी हाल ही में गुजरात इसको अपनाने वाला है। और भारत में खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी को लेकर क्या मैटर चला है। उसके बाद संक्षिप्त सुर्खियाँ कुछ रही है, जैसे कि CAPF सामान्य प्रशासन विधेयक और उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट। तो ये 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट थे मार्च करेंट अफेयर में, जो मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। और वीडियो आप जाकर मेरे BPSC एस्पिरेंट चैनल में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का करेंट अफेयर क्या है कि भारत औद्योगिक विकास योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हम लोग का आज का फर्स्ट टॉपिक है भारत औद्योगिक विकास योजना, भाव्या। ये जो भाव्या है, ये भाव्या का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत औद्योगिक विकास योजना। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप वार नोट्स निकालेंगे, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, पीटी का जो वार नोट्स जो आप हमेशा बनाते चले आ रहे हैं उसका वार नोट्स निकालेंगे। और सबसे पहले फर्स्ट में लिखेंगे भाव्या, VHAVYA। और भाव्या के बारे में जो भी कीवर्ड आएंगे, जो भी फैक्ट आएंगे, उनको आप पॉइंट वाइज या डॉटेड वाइज लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भाव्या है क्या, ये क्यों सुर्खियों में रहे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या को मंजूरी दी है। इसके तहत 33,660 करोड़ के आवंटन के साथ 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। ये जो भाव्या योजना है, भाव्या जो स्कीम है, इसके तहत ये जो केंद्रीय कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है भाव्या स्कीम को, इसके लिए 33,660 करोड़ का आवंटन दिया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है कि 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना। तो 3 पॉइंट लिखेंगे कि सबसे पहले भाव्या का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले फुल फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, और इसके बाद इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। ये 3 पॉइंट भाव्या के लिए। तो भाव्या का फुल फॉर्म क्या हुआ? भारत औद्योगिक विकास योजना, 1 पॉइंट ये हुआ। भारत औद्योगिक विकास योजना, 1 पॉइंट ये हुआ। उसके बाद कितना बजट? 33,660 करोड़। और 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के इसमें क्या गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, इसको अभी आप हल्के में ना लें। ये पीटी और मेंस में भी इस तरह के स्कीम्स के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए भाव्या के बारे में चलते हैं कि भाव्या की कुछ विशेषताएं हैं जो क्या रही हैं। तो ये इसका नोडल मंत्रालय कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है कि शहरों के भीतर और उनके आसपास 100 निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है। मतलब 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है शहरों के भीतर और उनके आसपास के क्षेत्रों में। इसका नोडल मंत्रालय क्या है? नोडल मंत्रालय जो रहे हैं आपको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 1 पॉइंट ये हुआ। और नेक्स्ट क्या है हम लोग का कि यह कार्य राज्यों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में किया जाएगा। योजना की अवधि क्या है? यह योजना 2026-27 से शुरू होकर 31-32 तक यानी 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी। 1 पॉइंट ये हुआ। 26-27 से लेकर कब तक? 31-32 तक ये योजना लागू की जाएगी। ये 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जा रही है। इसके लिए 33,660 करोड़, जो मैंने आपको पहले ऊपर में बता चुका हूँ कि इसके लिए बजट कितना एलोकेट किया गया है। तो 33,660 करोड़ रुपये। ये कितने वर्षों की योजना है? तो 6 वर्षों की योजना है, 2026-27 से 31-32 तक के लिए। इसका कार्यान्वयन तंत्र क्या है? इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम NICDC द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के तहत राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी किया जाता है। कार्यान्वयन विधि क्या है? तो केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या केंद्रीय PSU इसकी प्रायोजक एजेंसी होगी। पार्क का विकास एक विशेष प्रयोजन पहल द्वारा किया जाएगा। इस SPV का गठन DPIIT के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट तथा राज्य की नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। SPV जो एक विशेष प्रयोजन पहल है, इस योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों का स्वामी होगा। SPV क्या होगा? इस योजना के तहत सृजित जो परिसंपत्तियां उनका स्वामी होगा और विकसित किए जाने वाले औद्योगिक पार्क की योजना, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। वित्तीय सहायता की बात करेंगे इसमें, तो पात्र परियोजनाओं के लिए प्रति एकड़ 1 रुपये तक
एकड़ रुपये 1 करोड़ तक की सहायता उपलब्ध होगी। निजी विनिर्माणकर्ताओं के साथ साझेदारी में विकसित पार्कों को प्रति रुपये 50 लाख तथा अवसंरचना लागत का 50% इनमें जो भी कम हो की सहायता प्राप्त होगी। वित्तीय सहायता निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता इसमें क्यों दी जाती है? वित्तीय सहायता जो इसमें दी जाती है आपको तक मुख्य अवसंरचना हेतु, मूल्य वर्धित अवसंरचना हेतु, सामाजिक अवसंरचना हेतु और बाहरी अवसंरचना हेतु। मुख्य अवसंरचना क्या है? जैसे कि आंतरिक सड़कें हैं, भूमिगत उपयोगी सुविधाएं, जल निकासी को लेकर साझा अवशिष्ट उपचार संयंत्र इत्यादि। मूल्य वर्धित अवसंरचना हेतु क्या है कि जैसे तैयार कारखाने हैं उसके हेतु, मांग के अनुसार निर्मित इकाइयाँ, परीक्षण प्रयोगशालाएं, गोदाम इत्यादि के लिए ये आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक अवसंरचना में जैसे श्रमिकों के लिए आवास और सहायक सुविधाएं, और बाहरी अवसंरचना की देखें हम लोग तो इसके लिए परियोजना लागत के 25% तक अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है। अब इनके लाभार्थी हैं और इनका कुछ महत्व है, तो ये हुआ, आप इसको PDF में देख लेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि भाव्य योजना जो है, भाव्य का फुल फॉर्म क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत औद्योगिक विकास योजना, इसका क्या महत्व है, ये मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, इसको मीन्स वार नोट्स में आप लिखेंगे कि भाव्य जो स्कीम है, भाव्य जो योजना है, भारत औद्योगिक विस्तार योजना, भारत औद्योगिक विकास योजना, इसका महत्व पहला पॉइंट क्या है कि संधारणीय और भविष्योन्मुख औद्योगिक पार्क डिजाइन। नेक्स्ट है व्यवसाय करने में सुगमता। थर्ड है रोजगार सृजन, और नेक्स्ट है क्षेत्रीय औद्योगिक विकास। तो ये मेंस के पॉइंट में आप इसको PDF से पढ़ लीजिएगा, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसके निष्कर्ष तो हर मेंस के हर एक क्वेश्चन में आप लोग याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन, चाहे आजकल तो शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछने जाने लगे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको एक पेज में जितना से ज़्यादा शॉर्ट समरी बनाकर उसको रिवाइज करने की कोशिश करें, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प करे। इसका निष्कर्ष क्या है कि भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्य की मंजूरी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत की यात्रा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो देश की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करता है। साथ ही यह कदम निर्यात को बढ़ावा देता है और एक सुदृढ़, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की नींव रखता है। तो ये हुआ हम लोग को भाव्य स्कीम के लिए सारे फैक्ट्स हम लोग देख लिए, सारे डेटा को देख लिए। नेक्स्ट है हम लोग का कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चर्चा में क्यों रहे हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये सुर्खियों में क्यों है, देखते हैं हम लोग। भारत वैश्विक स्तर पर अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को साझा कर रहा है। इससे देशों को मापनीय, समावेशी और अंतर संचालनीय डिजिटल शासन प्रणालियों को अपनाने में मदद मिल रही है। इससे संबंधित जो कुछ फैक्ट हैं वो देखते हैं हम लोग कि फरवरी 2026 तक भारत सरकार ने इंडिया स्टैक और DPI पर सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और सहयोग क्षेत्रों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा विनिमय ढांचे और सेवा वितरण प्रणाली शामिल है। UPI जो है अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर सहित 8 देशों में सक्रिय हो चुका है। तो ये पॉइंट यहाँ से हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कि UPI जो सिस्टम है अब कितने देशों में, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर, 8 देशों में सक्रिय हो चुका है। 2023 में देखा जाए G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने DPI को DPI मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास एजेंडे के केंद्र में रखा है। 25 से अधिक देश अपने राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रमों के लिए मॉडुलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म को अपना रहे हैं या उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, जो चर्चा में रहे हैं। परिभाषा सबसे पहले क्या है कि DPI क्या है? सुरक्षित और परस्पर संचालनीय डिजिटल प्रणालियों का एक समूह है। इसे व्यक्तियों और संगठनों को सार्वजनिक और निजी सेवाएं प्रदान करने में सहायता के लिए खुला, समावेशी और सुलभ बनाया जाता है। यह है क्या? ये जो है एक सुरक्षित और एक डिजिटल प्रणालियों का, सुरक्षित और परस्पर संचालनीय एक डिजिटल प्रणाली का एक क्या है, एक समूह है, जो व्यक्ति या संगठनों को सार्वजनिक और निजी सेवाएं प्रदान करने में सहायता के लिए खुला, समावेशी और सुलभ बनाया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो यह पारिस्थितिकी तंत्र में एक मध्यवर्ती परत के रूप में कार्य करता है, जो भौतिक अवसंरचना जैसे कि इंटरनेट, डिवाइस, सर्वर, डेटा सेंटर तथा क्षेत्रीय अनुप्रयोग, सूचना प्रणाली, ई-कॉमर्स, सामाजिक सुरक्षा, दूरस्थ शिक्षा, टेलीहेल्थ के बीच सेतु का कार्य करता है। भारत का जो DPI है,
जन धन आधार मोबाइल के त्रिआयामी अवधारणा के माध्यम से एक चरणबद्ध और सुनियोजित प्रक्रिया के रूप में विकसित हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत का डीपीआई सह निर्माण मॉडल पर आधारित है। सह निर्माण मॉडल ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान किया है। आज जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इसके कुछ महत्व हैं, तो ये आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। ये कुछ पॉइंट हैं जो मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मैं कीवर्ड को बस पकड़ लेता हूँ कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या महत्व हैं। तो पहला है आपका कि डिजिटल अवसंरचना की ओर परिवर्तन, निर्बाध अंतःक्रिया, माई जीओवी ऐप, पारदर्शिता और जवाबदेही, वित्तीय समावेशन और पहुंच और अधिकारों का विस्तार, राज्य की क्षमता को सुदृढ़ करना, आर्थिक अवसरों को बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें जो याद करने वाला जो है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोग पीडीएफ में इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर इसको पढ़ने लगा तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो कभी बने, क्योंकि लोग इसको नहीं देख पाते फिर। इसलिए मैं शॉर्ट्स में 30 मिनट का ही वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है। नेक्स्ट है आपको डीपीआई से जुड़ी क्या चुनौतियाँ हैं और इसके लिए आगे की क्या राह है, ये आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है जो ये आपका पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मीन्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या है। ये सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि नीति आयोग ने राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक का दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलता है कि राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया? नीति आयोग ने। और यह इसका क्यों एडिशन है? तो दूसरा एडिशन है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है ये दूसरा एडिशन है। कौन जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। अब राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में देखते हैं। यह भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का व्यापक और तुलनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है। भारत के कुल सरकारी ऋण का लगभग 1/3 हिस्सा राज्यों के पास है। भारत का जितने भी सरकारी ऋण है उसका 1/3 हिस्सा किसके पास है? राज्यों के पास है। और इससे उनके राजकोषीय स्थिति राष्ट्रीय राजकोषीय स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी कार्यप्रणाली की ओर देखें हम लोग, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 18 प्रमुख राज्यों और 10 उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों के लिए इसकी गणना की गई है। और इसकी जो गणना की गई है वो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए की गई है। एक कीवर्ड ये हुआ कितने राज्यों? तो 18 राज्यों और 10 उत्तर पूर्वी या हिमालयी राज्यों के लिए इसकी गणना की गई है। अब सूचकांक का पहला संस्करण जो जारी किया गया था केवल 18 प्रमुख राज्यों पर केंद्रित था। पहला संस्करण जो था केवल 18 प्रमुख राज्यों पर केंद्रित था। लेकिन ये जो दूसरा एडिशन है इसमें 18 राज्यों के साथ 10 उत्तर पूर्वी या हिमालयी राज्यों को भी शामिल किया गया है। ये जो सेकेंड इंडेक्स है, सेकेंड इंडेक्स में 18 राज्यों के साथ 10 उत्तर पूर्वी राज्यों को भी शामिल किया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के सेकेंड एडिशन में कितने राज्यों को? 18 राज्यों को और 10 उत्तर पूर्वी राज्यों को शामिल किया गया। वहीं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 जो फर्स्ट एडिशन था, इसका पहला संस्करण था, इसमें केवल 18 प्रमुख राज्यों को ही शामिल किया गया था। अब इसमें राज्यों का वर्गीकरण अचीवर श्रेणी में, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल इस कैटेगरी में बांटा गया। अचीवर कैटेगरी में, फ्रंट रनर कैटेगरी में, परफॉर्मर कैटेगरी में और एस्पिरेशनल कैटेगरी में। अब स्कोर के आधार पर देखा जाए तो पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों को अलग से रैंकिंग किया गया है। उन्हें 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। फ्रंट रनर श्रेणी इसमें शामिल नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों में देखा जाए पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों को अलग रैंक प्रदान किया गया है। इसमें जो है 3 श्रेणियों को में ही वर्गीकृत किया गया है। लेकिन राज्यों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों के आधार पर। यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको कि राज्यों का जो वर्गीकरण है कितने 4 श्रेणियों में किया गया है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उनका क्लासिफिकेशन 3 श्रेणियों के आधार पर किया गया है। 3 श्रेणियों यानी कि इसमें देख लिया जाए कि फ्रंट रनर नहीं है, फ्रंट रनर नहीं है। अब FIH फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 के कुछ 5 प्रमुख स्तंभ क्या हैं? तो एक है व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय अनुशासन, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। FHI फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के 5 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है आय की व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय अनुशासन, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता।
अब पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यहाँ पर देखा जाए कि उप संकेतकों को परिष्कृत किया गया है ताकि उनकी विशिष्ट विशेषताओं जैसे दुर्गम भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व, सीमित स्वराजस्व क्षमता, उच्च प्रतिबद्ध व्यय और संघ से प्राप्त धन पर आर्थिक निर्भरता को शामिल किया जाए। तो ऊपर में जो भी है बस एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस से था। जो अब याद करने वाला फैक्ट है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इनका जो वर्गीकरण किया गया है, देखा जाए प्रमुख राज्यों का वर्गीकरण 4 श्रेणी में किया गया, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। और उत्तर पूर्वी जो राज्य है, जो हिमालयी राज्य है, उनका वर्गीकरण 3 श्रेणियों के तहत किया गया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इनका वर्गीकरण 4 श्रेणियों के आधार पर किया गया है और उत्तर पूर्वी राज्यों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों के आधार पर किया गया है। 3 श्रेणियों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें 4 श्रेणियाँ कौन कौन हैं देखते हैं हम लोग। इसमें जो 4 श्रेणियाँ हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेशनल। लेकिन इसमें देखा जाए तो अचीवर है, लेकिन इसमें फ्रंट रनर नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फ्रंट रनर का श्रेणी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब देखा जाए अचीवर श्रेणी में टॉप कौन किया है, टॉप किया है आपका उड़ीसा, इसके बाद गोवा और झारखंड का स्थान आता है। अचीवर श्रेणी में टॉप कौन किया है, उड़ीसा, उसके बाद गोवा और झारखंड। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है 18 राज्यों, ध्यान से सुनिएगा आप इसको, कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 जो जारी किया गया है, 2025 पहला एडिशन था, 2026 सेकेंड एडिशन है, ठीक है। तो 2026 का जो सेकेंड एडिशन है वो आपको 18 राज्यों और 10 होगा, 10 उत्तर पूर्वी राज्यों को मिलाकर किया गया है, जिसमें 18 राज्यों को 4 श्रेणियों के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। और इसमें जो 10 राज्य हैं, इसमें 18 राज्य हैं, इसमें 10 राज्य हैं। 18 राज्यों को 4 श्रेणियों के आधार पर और 10 राज्यों को 3 श्रेणियों के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो ये जो 4 श्रेणी हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेशनल। अचीवर श्रेणी में उड़ीसा टॉप किया है। फ्रंट रनर में कौन, गुजरात। परफॉर्मर में कौन किया है तो मध्य प्रदेश। और एस्पिरेशनल में कौन किया है तो केरल। उसी पर उत्तर पूर्वी राज्यों में देखा जाए, अचीवर श्रेणी में टॉप कौन किया है, अरुणाचल प्रदेश। परफॉर्मर में त्रिपुरा और एस्पिरेशनल में नागालैंड। तो हम लोग को ये एक ज़रूर याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अचीवर श्रेणी में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में टॉप कौन किया है तो उड़ीसा, और उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि FHI किस प्रकार विवेकपूर्ण और सतत राजकोषीय नीतियों को प्रोत्साहित करता है। तो FHI ये है प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा, साक्ष्य आधारित राजकोषीय नीति निर्माण, अनुकूलित नीतिगत ढांचा, लक्षित हस्तक्षेपों को सक्षम बनाना और विकास को बढ़ावा देना। ये कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक बार रीड कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट है हम लोग का क्षेत्रीय संपर्क योजना संशोधित उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS। क्षेत्रीय संपर्क योजना क्या है, इसके बारे में देखते हैं, ये क्यों चर्चा में रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक यानी कि 10 वर्षों की अवधि के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी संशोधित उड़ान को मंजूरी दी है। देखा जाए तो ये जो क्षेत्रीय संपर्क योजना संशोधित उड़ान जो है कितने वर्ष की अवधि के लिए, तो 10 वर्षों की अवधि के लिए। कब से कब तक, 2026-27 से लेकर 35-36 तक के लिए क्या किया गया, इसको मंजूरी मिली है। क्षेत्रीय संपर्क योजना एक संशोधित उड़ान के इसके घटक हैं। क्या घटक हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसका कुल परिव्यय 28,840 करोड़ है, जिसे पूर्णतः सरकारी बजटीय सहायता द्वारा समर्थित किया गया है। कुल बजट कितने, 28,840 करोड़ रुपये। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत एरोड्रोम का विकास किया जाएगा। अगले 8 वर्षों में मौजूदा उपयुक्त हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डों का विकास करना, संचालन और रख रखाव। लगभग 441 एरोड्रोम को 3 वर्षों के लिए संचालन और रख रखाव सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। आधुनिक हेलीपैड का विकास किया जाएगा। इसमें देखा जाए कि दूरस्थ, द्वीपीय और आकांक्षी क्षेत्रों में 15 करोड़ प्रति हेलीकॉप्टर की लागत से 200 आधुनिक हेलीपैड का निर्माण करना है। इसमें 200 आधुनिक हेलीपैड का निर्माण शामिल है। 100 हवाई अड्डों का विकास किया जाना है। 441 एयरड्रोम को 3 वर्षों के लिए इसको किया गया है कि संचालन एवं रख रखाव सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। व्यवहार्यता, अंतर वित्तपोषण और आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी विमानन क्षमता।
इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? एक व्यापक हस्तक्षेप है। इसका कहना क्या है कि क्षेत्रीय विमानन में मौजूद अवसंरचना और परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए इसे मूल योजना के उन्नत रूप में तैयार किया गया है। परितंत्र आधारित दृष्टिकोण, यह केवल नई उड़ान मार्ग करने तक सीमित न रहकर मजबूत हवाई अड्डा अवसंरचना, विश्वसनीय परिचालन सहायता और एयरलाइनों के लिए व्यवहार पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। चैलेंज मोड कार्यान्वयन और स्वदेशी प्रोत्साहन, ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। आप लोग इसको PDF में इसको पढ़ लेंगे। योजना के संभावित प्रभाव, कुछ प्रभाव हैं। अब उड़ान से संबंधित कुछ चुनौतियां भी रही है। नेक्स्ट है हम लोग का ये उड़ान स्कीम के बारे में देख लेते हैं कि उड़ान जो था, स्टैटिक फैक्ट यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये PT पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि उड़ान है क्या आखिर। उड़ान का शुभारंभ, उड़ान का फुल फॉर्म होता है क्या? उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक शुभारंभ राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति NCAP 2016 के तहत ये परिकल्पित तथा 21 अक्टूबर 2016 को आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गया। उड़ान स्कीम को कब? 21 अक्टूबर 2016 को आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गया। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका मंत्रालय क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। 3 की पॉइंट तो यहीं से निकल गया। इसका शुभारंभ किसके तहत किया गया और कब किया गया? 21 अक्टूबर 2016 को किया गया। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसके मंत्रालय कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? तो भारतीय विमानन प्राधिकरण AAI। इसका उद्देश्य क्या है? कि बाजार संचालित वित्तीय रूप से समर्थित मॉडल के माध्यम से आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ और किफ़ायती बनाकर विमानन का लोकतांत्रिकरण करना है। इसके प्रमुख तंत्र हो गए हितधारकों के लिए प्रोत्साहन, और इसकी उपलब्धियां क्या रही है ये देख लेते हैं। ये करेंट फैक्ट है। मार्च 2026 तक इसकी क्या उपलब्धियां रही है। चरणबद्ध विस्तार देखा जाए कि उड़ान 1.0 से 5.0 श्रृंखला सेवा से वंचित है। कम सेवा वाले हवाई अड्डों, हेलीपैडों, पर्यटन मार्गों एवं सी प्लेन उड़ान, या देखा जाए कि जो उड़ान 1.0 से उड़ान 5.0 जो श्रृंखला चली है, इसका ये लगातार विस्तार हुआ है उड़ान 1.0 से उड़ान 5.0 श्रृंखला तक। तो देखा जाए कि उड़ान के हर एक चरण में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं। तो देखा जाए यहाँ पर कि उड़ान 2.0 में वंचित या सेवा से वंचित कम या सेवा वाले हवाई अड्डों, ये हेलीपैडों के बारे में चर्चा की गई है। पर्यटन मार्गों एवं सी प्लेन उड़ान 3.0 के तहत, पहाड़ी एवं द्वीपीय क्षेत्रों में उड़ान 4.0 के तहत को कवर करने के लिए उत्तरोत्तर विस्तारित किया गया। और अंतिम जो है मील कनेक्टिविटी में विविधता लाई गई उड़ान 5.0 से 5.5 तक। मार्च 2026 तक देखा जाए तो 95 हवाई अड्डों, हेलीपैडों और वाटर एडों में 683 वायु मार्ग संचालित हो चुके हैं। यहाँ देखिए भारत के समग्र हवाई अड्डों के नेटवर्क को 2014 में 74 से बढ़ाकर 2024 में 159 करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। इसकी कुछ पहल हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि जो कुछ शॉर्ट्स न्यूज़ जो चर्चा में रहे हैं। फर्स्ट क्या है कि केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 CGS-MFI 2.0 शुरू की है। इसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ की निधि के साथ यह योजना शुरू की है। केंद्रीय सरकार ने सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए क्रेडिट गारंटी फंड 2.0 जो शुरू की, इसके लिए कितने 20,000 करोड़ के साथ ये योजना शुरू की है। यह है क्या, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि इसका उद्देश्य पात्र सदस्य ऋणदाताओं संस्थानों के ऋण को गारंटी कवरेज प्रदान करना, ताकि वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्था और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को ऋण दे सकें। गैर बैंकिंग NBFC सूक्ष्म वित्त संस्था और एक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को ऋण दे सकें। ये संस्थाएं आगे पुराने और नए ग्राहकों को लघु राशि का ऋण प्रदान करेंगी। ये कुछ फैक्ट है और उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बस हम लोग ये देख लेते हैं कि MSME के लिए यहाँ देखा जाए कि MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना क्या है। सरकार ने MSME की सहायता के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का संशोधन किया है। MSME के लिए इसको संशोधन किया है। MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना 2025 क्या है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, यह मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए MSME को 100 करोड़ तक के ऋण प्रदान करती है। यह नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से सदस्य ऋण संस्थाओं को 60% क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराती है। बस की फैक्ट हम लोग इसको देखेंगे और आगे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि GDP की नई श्रृंखला जो जारी की गई है, ये इंपॉर्टेंट है PT पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, इसे PT के वार नोट्स में आप जरूर लिखेंगे कि क्या कह रहा है कि
न्यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी सीरीज रिलीज्ड। अब क्या कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी ने वार्षिक एवं त्रैमासिक राष्ट्रीय लेखा अनुमानों की नई श्रृंखला जारी की है। नई जीडीपी श्रृंखला के प्रमुख बदलाव किए गए हैं कि नया आधार वर्ष जो पहले 2022-23 से, इससे पहले क्या है 2011-12 था। जीडीपी के लिए जो नया आधार वर्ष था वो पहले क्या था 2011-12 था, जिसको संशोधित करके कितना कर दिया गया 2022-23। तो ये नया आधार वर्ष हुआ। ये इकोनॉमी का एक बहुत ही क्रूड पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लें कि पहले आधार वर्ष जीडीपी का जो पहले किसके बेसिस पर आकलन किया जाता था 2011-12 के बेसिस पर, लेकिन अब 2022-23 इसका आधार वर्ष हुआ, इसके बेसिस पर इसके जीडीपी का आकलन किया जाएगा। 2019 से 21 देखा जाए कि कोविड-19 व्यवधानों के बाद वर्ष 2022-23 को सबसे हालिया असामान्य अवधि के रूप में चुना गया है। यहाँ देखो क्या कहा गया कि जीडीपी के आधार वर्ष को संशोधित क्यों किया गया, इसका कारण क्या है। संरचनात्मक परिवर्तन। नया आधार वर्ष पिछले एक दशक में डिजिटल सेवाओं के विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोग के विकसित होते स्वरूप को समग्रता से शामिल करता है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं जैसे कि आवधिक संशोधन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा अनुशंसित अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। संशोधित जीडीपी आधार वर्ष की निहितार्थ क्या है। जीडीपी के आकार में कमी, उच्च राजकोषीय घाटा और उच्च ऋण से जीडीपी अनुपात। देखा जाए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की उच्च वास्तविक समृद्धि के बावजूद वर्ष 2023 से 26 के लिए अर्थव्यवस्था के नाममात्र आकार को लगभग 3.3 से 3.8% इतना के लिए संशोधित किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको पीडीएफ में पढ़ लेंगे। बस इतनी याद रखना है हम लोग को कि आधार वर्ष क्या किया गया, तो 11-12 से बढ़ाकर 2022-23 कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि 2026 से 31 तक के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य इन्फ्लेशन टारगेट क्या रखा गया है। केंद्र सरकार ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण FIT ढांचा के तहत 2026 से 31 के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2016 में देखा जाए भारत में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के कार्यान्वयन के लिए वैधानिक आधार प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया था। FIT फ्रेमवर्क की सिफारिश डॉक्टर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी। ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो था वह उर्जित पटेल की अध्यक्षता में इस फ्रेमवर्क को क्या किया गया था, बनाया गया था या जारी किया गया था। FIT फ्रेमवर्क के बारे में देखा जाए, FIT फ्रेमवर्क यानी कि FIT क्या है, तो इन्फ्लेशन टारगेट जो है, इन्फ्लेशन टारगेट यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 445 ZA 4545 ZA के अनुसार केंद्र सरकार RBI के परामर्श से प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करेगी। इसमें क्या कहा गया है कि इस फ्रेमवर्क के तहत कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है वो RBI के परामर्श से प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करेगी। इसका लक्ष्य है केंद्र सरकार 2016 से 21 की अवधि के लिए 4% का मुद्रास्फीति लक्ष्य अधिसूचित किया था। इसमें 6% की ऊपरी सीमा यानी कि ±2% को लेकर 2% की निचली सीमा निर्धारित की गई थी। यानी कि इसमें देखा जाए मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था 4%, 4% और इसमें ±2% लेकर चलना होता है। यानी +2% करेंगे तो ये 6% हो गया, -2 करेंगे तो ये 2% हो गया। 2% से 6% तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मुद्रास्फीति को 2% से 6% नियंत्रित कर रखना था। इस लक्ष्य को 2021 से 26 के लिए बरकरार रखा गया है। अब इसे 2026 से 31 के लिए भी जारी रखा गया है। पहले इसको इतना के लिए बरकरार रखा गया था, अब 26 से 31 के लिए भी क्या होगा, यही टारगेट रखा गया है 4% ±2%। अब लक्ष्य प्राप्ति के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। RBI अधिनियम मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत तथ्य निर्धारित करने हेतु एक मौद्रिक नीति समिति के गठन का प्रावधान करता है। मौद्रिक नीति कमेटी यदि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की संरचना क्या है, एक 6 सदस्यीय निकाय है। ये भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड जब भी इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी में ये जरूर पूछा जाता है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 सदस्यीय निकाय हैं। इसमें 3 RBI से होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। 3 RBI से 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। तो यहाँ देखा जाए RBI से कौन कौन से, RBI के गवर्नर, RBI के डिप्टी गवर्नर,
और आरबीआई के एक अधिकारी होता है। ये आरबीआई के 3 मेंबर होते हैं और बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जो है 3 बाहरी सदस्य, चाहे अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्त और मौद्रिक नीति में जो विशेषज्ञता रखने वाले लोग होते हैं। तो ये आरबीआई के 3 मेंबर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 लोग होते हैं। टोटल 6 सदस्यीय निकाय है। नीतिगत विफलता देखा जाए तो ये यदि मुद्रास्फीति लगातार 3 तिमाहियों तक अगर 2% से 6% के बीच से अगर बाहर रहती है तो इसे मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की विफलता माना जाता है। अगर लगातार तीन माह तक अगर देखा जाए कि ये जो मुद्रास्फीति है 2% और 6% से अगर बाहर चली जाती है तो इसे मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की विफलता मानी जाती है। नेक्स्ट है कि मुख्य उद्योगों का सूचकांक, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। देखा जाए फरवरी में वार्षिक आधार पर संयुक्त आईसीआई की वृद्धि धीमी दर 2.3% रही, जबकि जनवरी में 4.7% थी। ये हम लोग को देखना है कि मुख्य उद्योग का सूचकांक के बारे में क्या है। इसमें 8 मुख्य उद्योग शामिल हैं। कौन कौन? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ये 8 कोर सेक्टर हैं। ये 8 क्या है? कोर सेक्टर हैं, यानी कि मुख्य उद्योग वाले क्षेत्र हैं। ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के 40.27% भारांश का प्रतिनिधित्व करते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जितने भी प्रोडक्ट शामिल हैं उनका 40.2% भारांश जो है यही 8 उद्योग क्या करते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको जारी कौन करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ये PT पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक चर्चा में चलिए देखते हैं इसको कि केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश 2026 जारी किए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार ने क्या किए? प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश 2026 क्या किए? जारी किए हैं। यह कदम पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण उठाया गया। पश्चिमी एशिया में जो आप देख रहे थे लगातार कई दिनों से युद्ध चल रहे थे, उसी को लेकर भारत सरकार ने क्या किया है? एक कदम उठाए। उस कदम के रूप में एक आदेश जारी किया है, प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश 2026 जारी किया गया है। ये जो पश्चिमी एशिया में जो विवाद, जो संघर्ष चल रहे हैं, इससे हॉर्मुज़ जल अवरोध के मध्य से होने वाले तरलीकृत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की शिपमेंट गंभीर रूप से बाधित हो गई है। तब जाकर सरकार ने ये आदेश पारित किए हैं। इस आदेश के मुख्य प्रावधान क्या है कि 4 स्तरीय प्राथमिकता आवंटन फ्रेमवर्क, सीमित आपूर्ति के प्रबंधन के लिए आवंटन फ्रेमवर्क पिछले 6 महीनों में उपभोक्ताओं के औसत गैस उपयोग पर आधारित है। फिर गैस पुनर्वितरण और गैस पूलिंग तंत्र, इसके कुछ मुख्य प्रावधान हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं हम लोग कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है। कि इसका उद्देश्य है कि यह सरकार को जमाखोरी, कालाबाजारी और कमी को रोकने के लिए जमाखोरी, कालाबाजारी और कमी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और कीमतों के विनियमित करने की अनुमति देता है। इसी की धारा 3 केंद्र सरकार को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति एवं वितरण को विनियमित करने का अधिकार देती है ताकि उनका समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। अब जो कदम उठाए गए हैं वो LPG की जमाखोरी या कालाबाजारी को रोकने के लिए बुकिंग के बीच 25 दिनों का अनिवार्य अंतर होगा। आयातित LPG को अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं और आवश्यक गैर घरेलू क्षेत्रकों के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। अन्य गैर घरेलू क्षेत्र जैसे कि आतिथ्य होटल क्षेत्र की आपूर्ति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि पेट्रोलियम भंडार की ओर हम लोग देखते हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की वर्तमान क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है। भारत की वर्तमान पेट्रोलियम भंडार क्षमता कितनी है? तो 5.33, याद रखेंगे आप लोग, 5.33 मिलियन मीट्रिक टन इतना पेट्रोलियम का क्या है? पेट्रोलियम का भंडार है। अब पेट्रोलियम भंडार क्या है? रणनीति, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम
रिजर्व्स, ये क्या है इसका थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि ये कच्चे तेल के भंडार है। इन्हें आपूर्ति में व्यवधान के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए रखा जाता है। ऊर्जा सुरक्षा मेन इसका एम है कि ये भंडार क्यों रखे जाते हैं, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। ये तेल कंपनियां क्या करती हैं, ये तेल कंपनियों के पास सुरक्षित वाणिज्यिक भंडार के अतिरिक्त होते हैं, अब कार्यान्वयन एजेंसी क्या है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL, फिर विशेष प्रयोजन वाहन SPV के अंतर्गत ISPRL की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मंत्रालय क्या है, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसकी भंडारण तकनीक दिया हुआ है कि कच्चे तेल को भूमिगत चट्टानी गुफाओं में भंडारित किया जाता है। ये गुफाएं ज़मीन के काफ़ी नीचे आमतौर पर तटीय क्षेत्रों के पास स्थित होती है। ये कुछ पॉइंट है, आप लोग देख लेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का महत्व क्या है, ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से और रणनीतिक स्वायत्तता की दृष्टि से भी ये पेट्रोलियम इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी ये चर्चा में रहे तो हो सकते हैं कि मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए ऊर्जा सुरक्षा को लेकर, जिसमें पेट्रोलियम भंडार का क्या महत्व है ये हम लोग को लिखने के लिए आ सकता है। तो ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से पेट्रोलियम महत्व है, आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से भी और रणनीतिक स्वायत्तता की दृष्टि से भी। नेक्स्ट है कि भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, सीमित भंडारण क्षमता है। भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मानक से काफ़ी कम है। IEA के अनुसार क्या कहा गया है कि 90 दिनों की मांग के बराबर तेल भंडार रखना होता है। ऊर्जा सुरक्षा के रूप में देखा जाए तो 90 दिनों के मांग के बराबर तेल भंडार रखना होता है। स्पष्ट है कि भारत के पास उपलब्ध तेल अधिक दिनों तक मांग की पूर्ति नहीं कर सकता। कुछ नीतिगत और संचालन संबंधी मुद्दे हैं, विशेष रूप से तेल के मूल्य में उतार चढ़ाव के दौरान भंडार से तेल जारी करने के संबंध में स्पष्ट नीति का भी अभाव है। अब ये जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2024 जारी किए गए हैं, ये क्यों जारी किए गए, जो हाल ही में जो संघर्ष चले हैं, ये पश्चिमी एशिया में जो संघर्ष चल रहे थे उनको ध्यान में रख कर सरकार ने क्या किया है कि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादन वितरण आदेश 2024 जारी किए हैं। ये अभी जैसा कि मैंने आप पहले ही पढ़ा अभी कि यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य है कि पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क के विस्तार को सुगम बनाना, स्वच्छ ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारत के प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने का समर्थन करना। आप लोग ऊर्जा सुरक्षा जो मेंस का जो टॉपिक होता है, एनर्जी सिक्योरिटी, मेंस का जो टॉपिक होता है फूड सिक्योरिटी या ऊर्जा सुरक्षा, तो ऊर्जा सुरक्षा में इन सारे फैक्ट को आप क्या करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में जो वैल्यू एनरिचमेंट, जो कंटेंट में जो वैल्यू एडिशन का काम करते हैं हम लोग, वो अभी सही करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम तक आते आते हम लोग इसको रिवीजन कर लें और एग्ज़ाम में हम लोग को हेल्प हो सके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि ये रिलीफ पहल, निर्यात संवर्धन मिशन के तहत रिलीफ पहल, केंद्र सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन EPM के तहत रिलीफ पहल को मंजूरी दी है। यहाँ रिलीफ से आशय क्या है कि निर्यात सुगमीकरण हेतु लचीलापन एवं लॉजिस्टिक हस्तक्षेप। रिलीफ का फुल फॉर्म क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं। ये रिलीफ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। रिलीफ पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया समुद्री गलियारों में व्यवधानों के कारण माल ढुलाई दरों में असामान्य वृद्धि, बढ़े हुए सेवा प्रीमियम और युद्ध संबंधी निर्यात जोखिम में प्रभावित भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है। ये रिलीफ के बारे में, रिलीफ जो पहल है, ये जो रिलीफ पहल सरकार द्वारा जो लागू की गई है, इसके बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि लॉजिस्टिक से संबंधित व्यवधानों के तत्कालिक प्रभाव को कम करना, निर्यातकों के विश्वास को बनाए रखना, ऑर्डर रद्द होने से रोकना और निर्यात पर निर्भर क्षेत्रों में रोजगार को सुरक्षित रखना। इसका नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय क्या है? ECGC लिमिटेड, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। ECGC को पहले भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड भी कहा जाता है। ECGC की स्थापना 1957 में हुई थी। इसकी स्थापना क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रदान करके देश से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसके कुछ घटक हैं, आप लोग इसको PDF में पढ़ लेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये कंप्लीट हो गया है।
ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये नारियल के बारे में देख लेते हैं कि ये नारियल से संबंधित क्या न्यूज चर्चा में रहे हैं। केंद्रीय बजट 2024-27 में नारियल प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। इसी बजट में नारियल प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? पुराने गैर उत्पादक नारियल के बगीचों को कायाकल्प करना और तटीय क्षेत्रों में नारियल की खेती का विस्तार करना। बस देखा जाए इसके दो मेन उद्देश्य हैं। क्या है कि पुराने या गैर उत्पादक नारियल के जो बगीचे हैं उनका कायाकल्प करना और तटीय क्षेत्रों में नारियल की खेती का विस्तार करना। ये इसके दो उद्देश्य हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब इसके उत्पादन के बारे में देख लेते हैं। नारियल उत्पादन के बारे में, भारत नारियल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वैश्विक नारियल उत्पादन में लगभग 30% का योगदान देता है। नारियल के उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक नारियल उत्पादन में 30% का योगदान देता है। अब नारियल के लिए कुछ आदर्श स्थितियाँ क्या रही हैं देखते थे हम लोग कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में भूमध्य रेखा के 23 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच, देखा जाए तो ये जो हम लोग का है ये इक्वेटर हुआ, ये 23 डिग्री नॉर्थ और ये 23 डिग्री साउथ, इसी के बीच जो है देखा जाए कि ये जलवायु अच्छी मानी जाती है नारियल के उत्पादन के लिए। इसकी ऊंचाई देखें समुद्र तल से 600 मीटर तक, तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टेम्परेचर कितना? 20 से 32 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 1000 से 2500 mm तक। मृदा अच्छी जल निकासी वाली बलुई मिट्टी, लेटराइट और तटीय जलोढ़ मृदा। प्रमुख उत्पादकों ने केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो चलिए ये हम लोग को यहाँ तक आज इकोनॉमी का सेक्शन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट्स में इसको लिखने की कोशिश करेंगे और इसको बार बार रिवीजन करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग कल के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्या क्या कंप्लीट हुआ है। तो आज मैंने क्या किया कि अर्थव्यवस्था का सेक्शन कंप्लीट कर लिया। कल का वीडियो आप देख लीजिएगा जिसमें राज्य व्यवस्था का सेक्शन कंप्लीट हो चुका था। और नेक्स्ट जो है वो इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्वायरमेंट या फिर सिक्योरिटी, दोनों में से कोई एक टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा कल का वीडियो इससे रिलेटेड होगा। तो चलिए टॉपिक को यहीं पर लास्ट करते हैं और मिलते हैं कल के लेक्चर में। धन्यवाद। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ये विजन आई से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं जो आप देखिएगा, एक 17वीं बीपीएससी में हो, 71वीं बीपीएससी के मेंस अगर आप दिए होंगे, नहीं भी दिए होंगे तो उसके पेपर को उठाकर देखिएगा। मैक्सिमम करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, चाहे मेंस, चाहे वह पीटी के हों या फिर मेंस के हों, मेंस के तो सारे ही सारे, चाहे एसए का भी क्वेश्चन आप अगर सोशल इशू को पढ़िएगा या फिर सिक्योरिटी को पढ़िएगा, इकोनॉमी को पढ़िएगा, तो इससे जो योजना निकल के आती है, इससे जो भी डेटा फैक्ट निकल के आते हैं वो मेंस में एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आप हल्के में ना लें। इसको इसीलिए मैं हमेशा 2 नोट्स तैयार करने के लिए बोलता हूँ, पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि मेंस में भी आपको साथ साथ लेकर चलना है। तो चलिए लास्ट करते हैं आज का वीडियो। धन्यवाद।